सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में। सो लेट्स डिस्कस जो आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज 28 जनवरी है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सोर्सेस काफ़ी सारे हैं। इंडियन एक्सप्रेस है, physics.org है, GS रिपोर्टर है और द गार्डियन न्यूज़पेपर है। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं वो कवर किए जाते हैं। सो शुरू करते हैं। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हो। फरवरी में करंट अफेयर्स का नया कोर्स शुरू हो रहा है। हर महीने आपका ये कोर्स शुरू होता है, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, तो आपको जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी आप पूरा कर सकते हैं। 2022-23 प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज भी आपके लॉन्च हो रहे हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन के भी कोर्सेज हैं। एग्रीकल्चर कोर्सेज अगेन टेकन बाय मी। करना क्या है इन कोर्सेज को करने के लिए? आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है 1 ईयर या 2 ईयर्स का, जिसमें आप जीएस और ऑप्शनल दोनों का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे ही आप अनअकैडमी में जाते हैं, आप यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करें और ये दोनों कंबाइंड ऑप्शन लें। यूज़ द कोड SPLIVE। जो अमाउंट है दैट अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10%। अनअकैडमी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अफ्रीकन ट्राइपैनोसोमियासिस। अब देखो, एक सिंपल सी बात है। आप में से कई स्टूडेंट्स जो कमेंट कर रहे हैं, सर 10 क्वेश्चन करिए, 15 क्वेश्चन करिए। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि देखो, ये जो क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ रिसर्च लगती है, क्योंकि क्वेश्चंस जो क्रिएट करने हैं वो यूपीएससी के लेवल के होने चाहिए, या फिर ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है कि इसका चेयरमैन कौन बना, इस तारीख को क्या लॉन्च हुआ। इस टाइप के क्वेश्चंस तो 20 भी कर लो तो कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वांटिटी पे जाने की बजाय क्वालिटी पर जाने की कोशिश करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस इनको क्रिएट करने में बहुत समय लगता है। आपको स्टडी करनी पड़ती है डिफरेंट सोर्सेज को, और उसके बाद फिर कहीं जाके ये जो क्वेश्चंस है वो क्रिएट हो पाते हैं। तो अब जैसे ये टॉपिक आपका निकला है अफ्रीकन ट्राइनोसोमियासिस, तो इसके लिए अगर आप देखो पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस डेली के अंदर ये पब्लिश हुआ है। आप किसी भी चैनल पे कहीं भी जाके सर्च करोगे, आज के दिन इस टॉपिक पर कोई न्यूज़ आपको नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे क्योंकि सोर्स पिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर वो बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि ये स्कीम लॉन्च हुई, इस तारीख को लॉन्च हुई, ये पुरस्कार मिला। अब इस टाइप की न्यूज़ अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन वहाँ से कोई प्रश्न आपके पूछे नहीं जाएंगे, यूपीएससी में नहीं पूछे जाएंगे। बाकी स्टेट पीएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए ठीक है, उस टाइप की न्यूज़ वर्क कर जाती है। तो अब ये इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन क्वेश्चंस, अगर आपके 6, 7, 8 टॉपिक्स दिन के होते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके पूरे साल तक कवर हो जाएंगे। और हर एक एरिया से, खासतौर से एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, साइंस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि इनसे काफ़ी सारे प्रश्न प्रीलिम्स में आपके आते हैं। तो यहाँ पे अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस करके ये एक पहला क्वेश्चन है। ऑल्सो नोन एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और it is a disease transmitted by tsetse flies and non-fatal to humans and other animals. There is currently no vaccine. This disease is mainly controlled by reducing insect pollution and patient ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे अभी हाल में एक रिसर्च भी हुई है जिसमें कहा गया कि ऐसी दवा जो कि जेनेटिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, उस दवा का इस्तेमाल इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस की बात की जाए तो इसको स्लीपिंग सिकनेस भी हम कहते हैं। ये जो डिजीज़ है ये ट्रांसमिट होती है इस फ्लाइज के वजह से, और ये ह्यूमंस के लिए भी फैटल है, एनिमल्स के लिए भी फैटल है। अभी फ़िलहाल के लिए इसके कोई भी वैक्सीन नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बट ये जो डिजीज़ है इट कैन बी कंट्रोल बाय रिड्यूसिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन एंड पेशेंट ट्रीटमेंट। तो ये जो फ्लाइज है, मतलब जो इंसेक्ट है उसकी पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल करते हैं, या फिर जो पेशेंट इस बीमारी से जो सफ़र कर रहा है उसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो तभी बचा जा सकता है। तो यहाँ पे एक अभी जो स्टडी हुई है, स्टडी ने हाईलाइट किया है कि एक दवा है जिसका नाम है नीटिसिनन, ये एक नाम की दवा है। तो ये दवा को रीपर्पस किया जा रहा है। रीपर्पस मतलब किसी डिफरेंट पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल होता है, बट इन फ्लाइज को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये फ्लाइज इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि ये पॉलिनेशन भी हेल्प करती हैं। तो ये अगर आपने इन्हें पूरा मार दिया इस इंसेक्ट को तो क्या होगा, पॉलिनेशन आपका अफेक्ट होगा। तो इसलिए एक बैलेंस तरीके से ये दवा काफ़ी हेल्पफुल है। इसका नाम आप याद करो, नीटिसिनन, NONE करके। तो ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़, स्लीपिंग सिकनेस को कंट्रोल करने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। और इंसेक्टिसाइड बेस्ड वेक्टर कंट्रोल कैंपेन
मतलब कई सारे ऐसे तरीके जिससे कि इंसेक्ट को पकड़ा जा सके, ऐसे तरीके भी आपके अपनाए जाते हैं। तो इसलिए जो आपका आंसर इसमें द आंसर विल बी यहाँ पे होगा। द आंसर विल बी बिकॉज इट इज़ रिटन दैट इट इज़ नॉन फैटल, ये फैटल होता है, मतलब इस मोर्टेलिटी रेट भी आपकी हायर है। सो द आंसर विल बी 1 and 3। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए। आई हैव स्टार्टेड इन द सेम चैनल, द कंसेप्ट चैनल, आई हैव स्टार्टेड साइंस टेक डेली। साइंस टेक डेली नाम से बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे जिसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। तो इंटरेस्टिंग कुछ टॉपिक्स होंगे, डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, उनको कवर किया जाएगा। 9 AM को आपको ये 10 AM को आपका ये रहेगा। डेली बेसिस में आपको मंडे टू फ्राइडे तक डेली बेसिस में आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैनग्रोव फॉरेस्ट इट स्टेबलाइज द कोस्ट लाइन रिड्यूसिंग erosion from storm surge, current, waves and tides. It is a shrub or a small tree that grow in a coastal, saline or brackish water. Mangroves occur worldwide at all latitude. अब यहाँ पे देखो, ऐसे शब्द जब आपके मेंशन होते हैं कि सारे इस तरीके के जो शब्द आपके मेंशन होते हैं, ऑल, ऑलवेज, ओनली, तो वहाँ पे गलत होने के चांसेस आपके रहते हैं। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के भी कोस्ट लाइन में अलॉन्ग मैनग्रोव्स हैं, तो जो कि हमें इरोजन से क्योंकि बचाते हैं, क्योंकि इसके जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को पकड़ के रखती हैं, तो इरोजन से बचाते हैं बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म सर्ज, करेंट्स की वजह से या वेव्स की वजह से समुद्र में, या टाइड्स जो होती हैं उनसे हमें इरोजन से बचाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ये स्मॉल श्रब और स्मॉल ट्री दैट ग्रो ऑन कोस्टल सैलाइन, ये ट्रीज़ होते हैं जो कि कोस्टल सैलाइन, नमकीन और ब्रैकिश वाटर में आपको ये ग्रो करते हैं, ये जो ट्रीज़ हैं। तो मैनग्रोव्स में देखो, पास में जो मैनग्रोव होगा वो हाई सॉल्ट टॉलरेंट होगा। जैसे जैसे दूर मैनग्रोव ट्री ग्रो करेंगे तो इनका जो टॉलरेंस लेवल है वो आपका रिड्यूस होगा। मतलब अगर बहुत ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ जाती है तो फिर वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि समुद्र का अगर लेवल बढ़ेगा तो आगे के जो मैनग्रोव्स हैं, जो आगे की लेयर की जो मैनग्रोव्स ग्रो होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि ये जो समुद्र के पास वाले मैनग्रोव्स है, इन्हीं की स्पीसीज़ को आगे हम ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि सी लेवल राइज आपका हो रहा है। और कोस्टल जो सलाइन है, मतलब जो सलाइन वाटर है, ब्रैकिश वाटर, वहाँ पे भी ये ग्रो कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक मेंशन है कि ऑल लैटिट्यूड। तो ये क्वेश्चन का देखो सोर्स क्या है, क्वेश्चन का सोर्स है physics.org। हाई लेवल ऑफ आपको रिसर्च करनी पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। मैनग्रोव थ्रेटन्ड बाय प्लास्टिक पॉल्यूशंस फ्रॉम द रिवर, तो इस पर भी आपकी रिसर्च हुई है कि किस तरीके से जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो मैनग्रोव्स को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ भी आपके लिए जो प्रश्न है वो फ्रेम हो सकता है कि मैनग्रोव जो इकोसिस्टम है आर एट पर्टिकुलर रिस्क ऑफ बीइंग पोल्यूटेड बाय द प्लास्टिक कैरिड फ्रॉम द रिवर्स के रास्ते पे आप कह सकते हो जो प्लास्टिक कैरी की जाती है, तो वो रिवर जाके समुद्र में मिलती है, उससे पहले जो मैनग्रोव्स है वहाँ पे जाके ये फंसती है। 54% मैनग्रोव्स हैबिटेट इज़ विद इन द 20 किलोमीटर ऑफ द रिवर दैट डिस्चार्ज मोर देन 10 ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डिस्चार्ज किया जाता है ओशियन में, और ये आसपास का जो मैनग्रोव्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। मैनग्रोव्स जो साउथ ईस्ट एशिया में है स्पेशली थ्रेटेंड है। मेनली साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए वहाँ पे थ्रेटेंड है। जो मेजोरिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है कैरी टू सी, जो समुद्र में लेकर जाया जाता है रिवर्स के द्वारा, दे आर ट्रैप्ड अलोंग द कोस्ट लाइन। सम टाइम्स ऑफ कोस्टल एनवायरनमेंट ट्रैप्स मच मोर प्लास्टिक देन अदर्स। तो यहाँ पे जैसे खुद इमेजिन करो, ट्रीज़ हैं, नीचे पानी है, रिवर आ रही है, तो ये प्लास्टिक्स पूरा का पूरा उस पर इकट्ठा होते जाएंगे और वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को डैमेज कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है मैनग्रोव्स की वजह से, प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से जो मैनग्रोव्स अफेक्ट आपके हो रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये जो मैनग्रोव्स हैं ये ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स का जो इलाका है वहाँ पे ग्रो करते हैं। ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स का जो इलाका है मेनली बिटवीन 25 डिग्री नॉर्थ एंड 25 डिग्री साउथ, ये लैटिट्यूड के बीच में दीज मैनग्रोव्स ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपका ये सही है, ये सही है, आंसर आपका है 1 and 2, और थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। तो इसका सोर्स भी अगर आप देखोगे द गार्डियंस में ये न्यूज़ पब्लिश हुई थी, द गार्डियंस के अंदर, एयर पोल्यूशन लिंक टू हाईएस्ट रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल साइट लॉस। तो यहाँ पे जो ये
पब्लिश हुई है रिलेटेड विथ एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, प्रश्न यहाँ भी फ्रेम आपका हो सकता है, इसलिए इस डिजीज़ के ऊपर क्वेश्चन भी फ्रेम हो। इट हैपन्स व्हेन अ स्मॉल सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटिना कॉल्ड द मैकुला वियर्स डाउन। The disease happen as one get older. It is leading cause of irreversible blindness among the over 50s in high income countries। तो यहाँ पे C ऑप्शन है आपका 1 2 3 और D ऑप्शन है 2 एंड 3। तो ये देखो, ये जो स्मॉल इंक्रीज है एयर पॉल्यूशन में, इट हैज़ बीन लिंक्ड विथ AMD मतलब एज रिलेटेड जो मैकुलर डीजनरेशन है उससे ये लिंक्ड है। ऑलरेडी फाउंड अ लिंक बिटवीन डर्टी एयर एंड ग्लूकोमा, जो बीमारी होती है ग्लूकोमा की, उसको भी डर्टी एयर से अभी तक लिंक किया गया है। और ये पाया गया है कि अगर स्मॉल इंक्रीज इन द एक्सपोजर ऑफ टाइनी पॉल्यूशन रेज्ड पार्टिकल रेज द रिस्क ऑफ AMD। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा तो जो रिस्क है AMD का वो बढ़ जाता है बाय 8%, जैसे जैसे पॉल्यूशन आपका बढ़ेगा। AMD इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस एमंग ओवर 50 ईयर्स इन हाई इनकम कंट्रीज। खास तौर से ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये मतलब देख नहीं सकते, साइट लॉस देखने को मिलता है, मतलब दिखाई नहीं देगा। और ब्लाइंडनेस, ये ऐसा ब्लाइंडनेस होगा कि इरिवर्सिबल है, मतलब इसे चेंज मतलब ट्रीटमेंट के थ्रू इसको सही नहीं किया जा सकता है। तो ये एक चैलेंज बन जाता है। तो ये यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। यहाँ पे एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन AMD आपको याद रखना है, यहाँ पे प्रश्न बन सकता है। अगेन आई एम स्टेटिंग, क्वेश्चंस जरूर से हम लोग जो टॉपिक्स कवर करते हैं दिन के 6-7 टॉपिक कवर करते हैं, बट अगेन आई एम स्टेटिंग ये टॉपिक्स पर बहुत हाई लेवल की रिसर्च लगती है और तब क्वेश्चंस UPSC के लेवल के प्रिपेयर हो पाते हैं। अभी अगेन आई एम स्टेटिंग कि वो किसको पुरस्कार मिला, किसको ये कौन सा आविष्कार हुआ, किसको ये सारी चीज़ें, किसने कौन सी स्कीम लॉन्च की, किस तारीख को लॉन्च की, अगर आप चाहो तो UPSC का पेपर उठा के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। और ऐसे प्रश्न क्रिएट करने का पर्पस सिर्फ यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो देख सकें, व्यूज़ जनरेट हों। बट क्योंकि ये सेशन UPSC की जो तैयारी कर रहा है, चाहे वो मतलब UPSC के किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें MCQs आते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा जरूरी, खासतौर से IAS के एग्ज़ाम के लिए ये सबसे ज़रूरी सेशन बन जाता है। ऐसे टॉपिक्स को कवर करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और ये द गार्डियन से आपका ये टॉपिक भी आपका लिया गया है। अगेन आई एम स्टेटिंग, आप अगर किसी भी सेशन को कहीं भी आप जाके चेक करो, ये टॉपिक्स नहीं कवर मिलेंगे UPSC से रिलेटेड जो भी चैनल्स आपके होंगे। इफ़ यू वांट यू कैन सर्च। Consider the following statement about cicadas which are said to emerge across large area of eastern US, not UP. They live in the soil and feed on the tree roots for a period of either 13 or 17 years depending upon the species. They are very harmful to humans but can be a food source of for animals or birds और एनिमल्स के लिए एक सोर्स के रूप में होते हैं, फूड सोर्स के रूप में होते हैं। दे ओनली लिव फॉर 2 to 4 weeks एज एडल्ट। तो बहुत सारे बिलियंस ऑफ सिकाडस दैट हैव स्पेंड 17 साल उन्होंने अंडरग्राउंड में अपना समय, ज़मीन के नीचे समय बिताया है और वो अब इमर्ज होते हैं ज़मीन से बाहर की तरफ, ये आपके इमर्ज होते हैं। और जैसे जैसे बाहर की तरफ इमर्ज होते हैं तो जैसे एनिमल्स, बर्ड्स वो उनको खाने लगते हैं। और ये बग्स एक कीड़े के रूप में होते हैं, इनके ब्लैक बॉडीज़, ऑरेंज विंग्स, इस तरीके का होता है। लास्ट जो सच इवेंट आपका देखने को मिला था 2004 में न्यूयॉर्क और दूसरे जो है स्टेट्स USA के, वहाँ देखने को मिला। 17 ईयर्स की साइकिल ऑलमोस्ट ये फॉलो करते हैं। 17 साल के आसपास वो ज़मीन के नीचे, फिर ये सडनली इमर्ज होते हैं। और दूसरे जो बर्ड्स हैं आपके या एनिमल्स है वो इसको खाते हैं तो उनके लिए फूड का सोर्स भी ये बन जाते हैं। जो मेल है वो एक सॉन्ग प्रोड्यूस करता है, मतलब मेटिंग सॉन्ग्स प्रोड्यूस करता है। ये एक बेसिक फीचर है। इन इंसेक्ट्स की बात आप करो तो इनका बेसिक फीचर है कि सॉन्ग्स जो है वो प्रोड्यूस आपका ये करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दे लिव इन सॉइल, दे लिव इन सॉइल एंड फीड ऑन ट्रीज रूट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो ये जो स्टेटमेंट है, पहला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ राइट, दे आर वेरी हार्मफुल टू ह्यूमंस। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, दे आर द सिकाडस विल नॉट हार्म पीपल, तो दे विल नॉट हार्म ह्यूमंस, बट कुछ बर्ड्स और एनिमल्स के लिए सोर्स ऑफ फूड हो सकते हैं। जैसे अभी ये पिक्चर अगर आप देखोगे,
अच्छा इसमें पिक्चर क्लियर नहीं आई है, तो यहाँ पे की पिक्चर इंसेक्ट की पूरी, तो उसको अगर आप देखोगे तो उसमें ये पूरा विजिबल है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बिकॉज दे आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमंस, सोर्स ऑफ फूड हो सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही, जो आंसर आपका होगा दैट इज़ 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इट इज़ अ डिजीज दैट इज ट्रांसफरेबल डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये खुद आप देख सकते हैं, नॉन कम्युनिकेबल इसका मतलब ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता है। इट डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट पीपल इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वेयर मोर देन 3/4 ऑफ ग्लोबल नॉन कम्युनिकेबल डेथ occurs. The rise of non-communicable disease has been driven by primarily 4 major risk factors: tobacco, physical inactivity, harmful use of alcohol, unhealthy diet. ये सारे जो factors हैं, these are the factors responsible for इंक्रीज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पे पार्किंसन डिजीज़ या मोस्ट हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़, एल्जाइमर, कैटरैक्ट, ये सारी जो डिजीज़ हैं ये आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के उसमें आती हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसके पास आने से आपको हार्ट डिजीज़ नहीं होगा, तो ये नॉन कम्युनिकेबल होता है, तो ये पहला गलत है। स्टेटमेंट आपका जो है दैट इज़ डी, 2 and 3। ये आपका देखोगे तो ये PIB की न्यूज़ है जिस पर बेस्ड एक आपका क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट K2। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज। हियर K स्टैंड फॉर कश्मीर। तो ये आप बहुत ईजिली आप कह सकते हो कि कश्मीर स्टैंड मतलब नहीं है, K स्टैंड फॉर काराकोरम। ठीक है, इट स्टैंड फॉर काराकोरम। K2 चाइनीज ओगिर फिंग, ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन गॉडविन आस्टीन, लोकली दपसांग और चौगोरी भी कहा जाता है। लोकली इसको दपसांग या फिर चौगोरी भी कहा जाता है। वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट पीक है ये, सेकेंड ओनली टू माउंट एवरेस्ट। सबसे हाईएस्ट आपका माउंट एवरेस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट में। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। आंसर विल बी ए, दैट इज़ 1 and 2। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल की लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। साइंस टेक डेली को आप लोग जरूर से देखें, साइंस टेक डेली को इसको देखने की हैबिट बनाएं, जिससे कि वो सीरीज़ भी आपकी चले और साइंस के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।